मैं श्रीमती रीना खोब्रागड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। आज हम एसएससी बोर्ड में पूछे जाने वाले साइंस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 ये 40 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से क्वेश्चन 3 इसमें आपको 8 उप प्रश्न आते हैं और 8 में से कोई आपको 5 उप प्रश्न लिखना है। टोटल ये 15 मार्क्स के लिए होता है। इसमें से 8 जो उप प्रश्न आते हैं, 8 जो हैं, 8 में से 4 जीव विज्ञान में से होते हैं और 4 जो होते हैं वो पर्यावरण विज्ञान से होते हैं। और इसके जो पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन है उनका प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है कि दिए गए कथनों का उपयोग करके स्पष्टीकरण देना, उपाय और उपचार सुझाना, आकृति का स्पष्टीकरण लिखना, सारणी या तालिका पूर्ण करना, उदाहरणों की सहायता से स्पष्टीकरण लिखना, आकृति पूर्ण करना, आकृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, स्पष्टीकरण देते हुए उत्तर लिखना, नियम, सिद्धांत तथा स्पष्टीकरण लिखना और परिच्छेद पूर्ण करना। इसमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और किस तरीके से बोर्ड में मार्किंग की जाती है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के संक्षेप में वर्णन करो। फिर ब में पूछा है डार्विन के सिद्धांत के विरुद्ध कौन सी आपत्तियां उठाई गई है। फिर क में पूछा गया है इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए डार्विन द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई। अब देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में अ, ब, क ऐसे 3 उप प्रश्न फिर से पूछे गए हैं, अर्थात इसका एक प्रश्न 1 मार्क के लिए है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो सक्षम है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। अर्थात प्राकृतिक चयन जो है वो हमेशा कार्यरत होता है, इस समय भी कार्यरत है, एवरी टाइम वो कार्यरत रहता है। और यही वजह है कि इसी के द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण होता है। अब इस प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के ऊपर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, वो आपत्तियां क्या है? ठीक है, तो जैसे कि डार्विन ने कहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, तो जो सक्षम है वही अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इससे ही नई प्रजातियों का निर्माण होता है। लेकिन यही एक कारण नहीं है नई प्रजातियों के निर्माण के लिए, और भी कई कारण से। उन कारणों का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे कि उपयोगी या अनुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन ने नहीं दिया है। हम जानते कि लैमार्क ने बताया है कि जो उपयोगी अंग है उनका उपयोग, अगर कोई ऐसे अंग है जिनका हम कंटिन्यू मतलब उपयोग कर रहे हैं तो वो, और उसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसका विकास होते रहता है। और यदि किसी का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो अकार्यक्षम हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। बराबर है? तो ऐसे भी कुछ है, तो ये डार्विन ने नहीं बताया है। अच्छा, जो उत्क्रांति होती है वो धीमे धीमे गति से उत्क्रांति होते जाती है, उसका भी उल्लेख डार्विन ने नहीं बताया है। तो ये कुछ आपत्तियां डार्विन के सिद्धांत पर उठाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कौन सी बुक प्रकाशित की। तो ये आपको एकदम 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करने के द्वारा जैसे आपने 3 प्रश्न का उत्तर लिख दिया, पहला बता दिया कि प्राकृतिक चयन क्या है, तो उस पर 1 मार्क। आप उठाई गई आपत्तियां जब 3 के 3 लिखो, 1 या 2 सकते हैं, तो आपको 1 मार्क पे मिलेगा। फिर आपने उस बुक का तो आपको एक और मार्क मिल गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के मध्य अंतर स्पष्ट करने के लिए कोई भी 3 मुद्दे लिखिए। अब जो कि अंतर स्पष्ट करो आया है, 3 मुद्दे बोला गया है तो 3 मार्क्स के लिए। अगर अंतर स्पष्ट करो 2 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 मुद्दे आपको स्पष्ट करना है, और 3 मार्क्स के लिए आए तो आपको 3 मुद्दे स्पष्ट करना है। अब देखिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन के ये 2 प्रकार है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, और लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लिखना है, आप इजी पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, समसूत्री है ना, जितने थे उतने ही हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी समसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका द्विगुणित ही बनी रहती है, अर्धगुणसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका जो होती है वो अगुणित कोशिका में रूपांतरित होती है। समसूत्री विभाजन एक जनक कोशिका से ही संतति कोशिका का निर्माण करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने समसूत्री विभाजन देखा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें होता है, बराबर है। तो वहां पे क्या होता है, एक ही जनक कोशिका रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2, और फिर प्रत्येक भाग फिर से 4 अवस्था में, यानी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ऐसी 4 अवस्था में विभाजित होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दर्शाए गए चिन्ह या संकेत का क्या अर्थ है, इन चिन्हों या संकेतों के बारे में आपकी भूमिका स्पष्ट करो। देखिए, ये जो पहला अ है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल जैसा बनाया हुआ है और 3 एरो है, तो ये 3 एरो 3 आर को प्रेजेंट करते हैं। 3 आर कौन से, सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये संकेत देता है कि रिड्यूस करना यानी कि कम करना, पुनर्उपयोग दैट इज रीयूज, और रिसाइकल दैट इज पुनर्चक्रीकरण। किसका, प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करो, उसको पुनर्उपयोग करो और पुनर्चक्रीकरण करके प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करो, ऐसा वो संकेत देता है। फिर सेकंड है पानी का ड्रॉप है बच्चों, नल बंद कर रहा है, तो ये बताता है हमें कि पानी बचाओ। फिर थर्ड वन है सौर प्लेट है, तो ये हमें बताता है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करो। फिर क्वेश्चन को देखो, इसके बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करो, यानी आप क्या करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो हमारी भूमिका क्या रहेंगी, हमें क्या करना चाहिए, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करेंगे, उनका पुनरुपयोग करेंगे, पुनर्चक्रीकरण करेंगे और संसाधनों का संरक्षण करेंगे। यानी अगर हम पहले ही कम से कम उपयोग करेंगे, उसके बाद उपयोग हो गया तो उसको फिर से रीयूज करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, यानी हम कचरा नहीं बढ़ाएंगे और फिर से रिसाइकल करेंगे। इससे हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। पानी ही जीवन है, पानी बहुत अत्यावश्यक है, इसलिए हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। अगर कहीं हमें नल खुला दिखता है तो हमें उसे बंद करना चाहिए। पानी शावर से नहाने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाएंगे, ये आप सब लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है आपकी भूमिका, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सौर ऊर्जा। तो हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो पर्यावरण स्नेही अर्थात नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत है, और हमारे देश में तो सूर्य की ऊष्मा जो है, हीट प्रकाश जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम उसका उपयोग करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू गंदे पानी के व्यवस्थापन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रक्रिया से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो घरेलू गंदा पानी यानी बाथरूम से या टॉयलेट से निकलने वाला जो वेस्ट पानी होता है, जो गटर से जाता है, वो गंदा जो पानी है उसको हम डायरेक्ट छोड़ देंगे नदियों में या समुद्र में, तो वो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो उसको हमें डायरेक्ट नहीं छोड़ना है, उसका व्यवस्थापन करके छोड़ना है। व्यवस्थापन कैसे करेंगे, तो हम उसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे। कौन से सूक्ष्म जीवों का, तो देखिए जो पानी निकलता है उसमें कुछ यौगिक रसायन होते हैं, तो उसका विघटन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ, उन सूक्ष्म जीवों को ऐड करेंगे उस पानी में। या फिर उसमें कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु भी होते हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, तो उनको नष्ट करने वाले भी सूक्ष्म जीवों का हम उसमें ऐड करेंगे। वो क्या करेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देंगे और जो यौगिक है उनका वो विघटन करेंगे। और विघटन, फिर उसके विघटन होने के बाद उस पानी को हम उधर छोड़ सकते हैं। विघटन होने के बाद क्या होगा, तो वहां से जो निकलेगा पदार्थ विघटित, वो एक खाद के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। जब भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो घरेलू गंदे पानी के जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विघटन करते हैं, और इसके कारण मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आप जब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पर हाफ हाफ दैट इज 2 मार्क्स। और फिर उसने पूछा है कि इस प्रक्रिया में प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों का क्या करेंगे, तो हम खाद के रूप में
उपयोग करेंगे, ऐसा जब लिखेंगे तब हमें 1 मार्क कुल मिला के आपको यहाँ मिल जाते हैं 3 मार्क्स। उसके बाद नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो तथा इस दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखिए ये जो आकृति है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये सौर प्लेट है। और सौर प्लेट से क्या हो रहा है? सूर्य आ रहा है, सूर्य से सौर प्लेट ले रहा है और साइड में देखिए आपको ये बिजली के खंभे दिख रहे हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? तो इस प्रक्रिया में जो है इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? तो इस प्रक्रिया में जो है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कोई भी 4 उपकरणों के नाम लिखो जिसमें इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो किस किस में किया जाता है? एक तो सबसे ज्यादा हम परिचित जिससे है, दैट इज सौर चूल्हा, बराबर है, सौर कुकर। फिर सौर उष्मक, सौर हीटर, कैलकुलेटर में भी इसका यूज किया जाता है सौर ऊर्जा का, और सौर विद्युत सेल। तो ये चारों हो गए आपके नाम। आपने ये लिख दिया, आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। और ऊपर का आपने एक प्रश्न लिख दिया, 4 पर आपको आधा आधा मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स हो गए। और आपने आकृति पहचान ली है कि क्या हो रहा है, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पे आपको 1 मार्क, कुल मिला के आपके हो गए 3 मार्क्स। इस तरीके से जब हम लिखेंगे तब हमें कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेंगे। अब ये मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम अभी थोड़े इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्क्रांति में शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाणों का महत्व सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देखिए, आपको उत्क्रांति में शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाण को स्पष्ट करना है। देखो बच्चों, शरीर रचना यानी क्या? शरीर रचना यानी अंदरूनी आंतरिक संरचना कैसी है वो देखना है। अब देखिए, बिल्ली का अग्रपाद, मानव का हाथ और चमगादड़ के चर्म प्रसर, हाँ, और वेल या वेल के पट्टिका। अब इसको अगर आप देखेंगे, इनको बाहर से देखिए, कुछ भी समानता नहीं है। इनके कार्य देखिए, सबके कार्य अलग अलग है, बराबर है। तो मानव हाथ का उपयोग काम करने के लिए करता है, बिल्ली चलने के लिए करता है, फिश वेल जो है वो तैरने के लिए करते हैं। तो सबका उपयोग अलग है, बाहर से देखेंगे तो भी अलग है। लेकिन अगर आप उसकी शरीर रचना देखते, शरीर रचना यानी इंटरनल आंतरिक रचना अगर देखेंगे, उनमें जो हड्डियां हैं, हड्डियों की रचना अगर देखेंगे, संधियां देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबके जॉइंट्स, जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ में है जो 3 या 4 जॉइंट्स है, उसी प्रकार बिल्ली के अग्रपाद में भी उतने ही जॉइंट्स हैं, और चमगादड़ के चर्म प्रसर में भी उतने ही हैं, और वेल के पट्टिका में भी उतने ही है। तो हड्डी की अगर रचना देखेंगे तो हड्डी की रचना चारों की समान दिखती है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जो ये आंतरिक संरचना है, इसमें जो समानता पाई जाती है, इस तथ्य का प्रमाण यही है कि सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपको उत्क्रांति हमने पढ़े हैं, तो उत्क्रांति में आपने समझे देखा है कि क्या देखा है कि सभी जो सजीव है वो एक ही सजीव से निर्माण है। ठीक है, तो अभी ये सारे सजीव निर्माण है, ये हम इसी आधार पर बोल सकते हैं। तो ये जो यही जो आंतरिक संरचना है, ये प्रूफ देता है कि सारे सजीव या उत्क्रांति के लिए ये एक प्रमाण सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संकल्पनाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। स्थापन्न मातृत्व, कांच नलिका में फलन और वीर्य बैंक, तीनों है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो आपको शॉर्टकट में लिखना है कि स्थापन्न मातृत्व, दैट इज 1 मार्क्स के लिए मोस्टली आपको 2 पॉइंट्स उसमें कवर करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्थापन्न मातृत्व क्या होता है। स्थापन्न मातृत्व क्या होता है बच्चों कि देखिए, अगर ऐसे कोई दाम्पत्य है जिनके अंडाशय का डिंब, स्त्री के अंडाशय का डिंब और पुरुषों का शुक्राणु, ये फलन तो करता है, लेकिन फलित डिंब को कोई स्त्री अपने गर्भाशय में आरोपित नहीं कर पाती है, या उसकी आरोपण क्षमता बहुत कम होती है। यानी फलन तो हो रहा है, लेकिन 9 महीने उस बच्चे को, वो भ्रूण को कैरी नहीं कर पा रही है। ऐसे कंडीशन में स्थापन्न मातृत्व को, ये जो एक नई टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्त्री का डिंब एक परख नलिका में लिया जाता है, और उसी स्त्री के पति का शुक्राणु लिया जाता है, उसी परख नलिका में लिया जाता है, और उसका फलन किया जाता है। और फलन करने के बाद किसी और स्त्री के गर्भाशय में उसको आरोपित किया जाता है, क्योंकि जिस स्त्री का वो डिंब है, वह स्त्री उस
मतलब गर्भाशय, उस स्त्री का जो गर्भाशय है वो उस फलित डिंब को आरोपण नहीं कर पा रहा है, उसकी क्षमता कम है, इसलिए दूसरे स्त्री के गर्भाशय में उसको आरोपित किया जाता है और इसी टेक्निक को स्थापना मातृत्व कहते हैं। और जो स्त्री अपने गर्भाशय, जिस स्त्री के गर्भाशय में वो आरोपित किया जाता है उसे स्थापना माता कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कांच नलिका में फलन, दैट इज आईवीएफ, परक नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, आईवीएफ क्या है? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी परक नलिका में फलन। और स्त्री के पति का शुक्राणु ये फलन नहीं कर पाते, किसी कारणवश अगर फलन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है शुक्राणु, पुरुष में शुक्राणु की कमी हो या स्त्री के डिंब का अंडाशय में प्रवेश में रुकावट हो, ऐसे किसी भी कारणवश अगर वो फलन नहीं हो पा रहा है तो उसे परक नलिका में फलित किया जाता है प्रयोगशाला में। एक परक नलिका में उस स्त्री का डिंब लिया जाता है और उसके हस्बैंड का शुक्राणु लिया जाता है, उसका फलन किया जाता है और फलन करने के बाद उसी स्त्री के गर्भाशय में फिर से आरोपित किया जाता है। तो यहाँ पे किस लिए लिया गया, यहाँ पे फलन नहीं हो रहा था तो प्रयोगशाला में लेकर परक नलिका में इसका फलन किया गया, इसलिए इसको आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वीर्य बैंक, वीर्य बैंक क्या है? ये उन के लिए उपयोग होता है कि अगर किसी पुरुष के शुक्राणुओं का निर्माण ना हो रहा हो या शुक्राणु की संख्या कम हो या वो फलित डिंब को फलित करने में अक्षम हो, तो ऐसे स्थिति में वीर्य बैंक का यूज किया जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है, जिसको ब्लड की जरूरत होती है उसको दिया जाता है, वैसे ही ये वीर्य बैंक होता है। तो ये ऐसे पुरुषों का वीर्य, कुछ पुरुष होते हैं जो वीर्य डोनेट करते हैं, तो जो डोनर होते हैं उनका पूरा शारीरिक और पूरी जांच की जाती है, अन्य जितनी भी आवश्यक जांचें की आवश्यकता होती है पूरी जांच करके ही उनका वीर्य बैंक में रखा जाता है। और जिस दम मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग ऊर्जा के प्रकार तथा उनके अनुसार जो लगने वाले साधन है, इस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो देखिए ये जो तालिका दी गई है ऊर्जा के प्रकार है और उसके कुछ साधन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेकंड वाला जैसे दिया गया कि यांत्रिक ऊर्जा, और उसकी यांत्रिक ऊर्जा के साधन सिलाई मशीन, साइकिल, कोई भी मशीन, कोई भी यंत्र का इसमें नाम आ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा के लिए कौन से साधन यूज करते हैं? इस्त्री यानी कि प्रेस, गीजर, हीटर, प्रशीतक दैट इज फ्रीज, पंखा, बल्ब, ओवन, टीवी, लिफ्ट, जिसमें जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है वो सभी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा तो जितने प्रकार के यंत्र, जितने भी प्रकार के मशीन, वो सब। उसके बाद उष्मीय चलने वाला इंजन, भट्टी, इलेक्ट्रिक चूल्हा, सौर ऊर्जा, सौर चूल्हा, सौर ऊष्मा, सारे उसके साधन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैमार्क के अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करो और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण दो। देखो बच्चों, लैमार्क ने क्या कहा है? लैमार्क ने बताया कि अंगों का उपयोग अथवा अनुपयोग का सिद्धांत बताया। उसने बताया कि शरीर के जिस अवयवों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा उसमें और विकास होते जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण बताया है कि जैसे जिराफ साउथ अफ्रीका में रहते, वहां के पेड़ बहुत टॉल है, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के वो शाखाएं खाने के लिए जिराफ अपनी गर्दन हमेशा ऐसे ऊंची करता है, इस कारणवश उसकी गर्दन ऊंची हो गई क्योंकि उसने अपने गर्दन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया। फिर उन्होंने बताया कि जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वह अकार्यक्षम होकर वह अवयव लैप्स हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप, सांप रेंगने लगा, रेंग कर चलने लगा, तो उसके जो पैर है
वह पैर रेंगकर चलने की वजह से पैर का उपयोग नहीं किया उसने, तो पैर क्या हो गए, नष्ट हो गए। यही लैमार्क का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या बताता है कि जिस अवयव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा उसमें उसका ज्यादा विकास होगा, और जिस अवयव का उपयोग नहीं किया जाएगा वो कालांतर में अकार्यक्षम होकर नष्ट हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में स्पष्ट कीजिए, हमने भी देखा। आकृति का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए जो आकृति है, आकृति में आपको दिख रही पवन चक्की है और साइड में देखिए पावर हाउस जैसा कुछ दिख रहा है। क्वेश्चन अ ब क 3 प्रश्न है, तो अभी बस कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। आकृति में किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है? तो आकृति में किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। यह विद्युत निर्मिती केंद्र किस ऊर्जा पर आधारित है? ये विद्युत निर्मिती केंद्र जो है ये पवन ऊर्जा पर आधारित है, क्योंकि पवन ऊर्जा का उपयोग करके जो है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। मैडम आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। मैडम माइक ऑन कीजिए। ओके, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है अभी। हाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बोला है कि ये ऊर्जा निर्मिती केंद्र जो है इसमें कौन सी ऊर्जा निर्माण हो रही है? तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा निर्माण हो रही है। किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया गया है? तो पवन ऊर्जा इस स्रोत का उपयोग किया गया है। क्या ये पर्यावरण हितैषी है? तो हाँ ये पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर है उष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? इस विद्युत निर्मिती में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सबसे पहले देखिए उष्मा आया, उष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में किस ईंधन का उपयोग करते हैं? तो कोयले का उपयोग करते हैं। कौन से? कोयले का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी समस्या आती है? तो कोयला जब भी जलता है बच्चों धुआं निकलता है, तो इसमें प्रदूषण होता है। जब कोयला जलता है तो वहां से कुछ ठोस पार्टिकल निकलते हैं। अगर वो ठोस पार्टिकल हमारे श्वसन मार्ग से हमारे बॉडी में या लंग्स में गए तो दमा जैसे कुछ प्रॉब्लम्स निर्माण हो सकते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद कोयला जो है वो भूगर्भ के अंदर सीमित मात्रा में है। वो एक न एक दिन कोयला तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस तरीके से इसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है कि एक हवा का प्रदूषण होता है, फिर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर आजार हो सकते हैं, और इसका जो भंडार है वो सीमित है, तो एक न एक दिन वो तो नष्ट खत्म हो ही जाएगा, समाप्त हो ही जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में क्या दर्शाया गया है? प्रत्येक घटक को पहचान कर उसके नाम तथा पोषण स्तर को लिखो। आपको यहाँ पे आकृति में क्या दिख रहा है? देखिए ये जो है उत्पादन है, उसको टिड्डा खा रहा है, फिर उसको छोटा पक्षी खा रहा है, फिर सांप खा रहा है, फिर उल्लू खा, ठीक है। तो ये एक हम सब जानते हैं क्या है, एक भोजन श्रृंखला है। ठीक, अब भोजन श्रृंखला का आपको उसने कहा है कि स्तर पहचानिए। तो जो उत्पादक होता है ये प्रथम स्तर हो गया, यानी कि पोषण स्तर 1, और इसमें आता है पोषण स्तर 1 में उत्पादक, ठीक है। फिर सेकेंड भक्ष्य जो द्वितीय प्रथम उपभोक्ता जो होता है
पोषण स्तर 2 में। ये कौन है? टिड्डा है। फिर टिड्डे को खाने वाला द्वितीय है, तो पोषण स्तर 3। फिर उसको खाने वाला सांप, ये हो गया तृतीय भक्षक, इसका पोषण स्तर हो गया 4। फिर उसको खाने वाला उल्लू यानी सर्वोच्च भक्षक, और इसका पोषण स्तर हो गया 5। आपको इस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। यानी पहले आपने पहचान लिया कि ये जो है ये एक भोजन श्रृंखला है, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल गया। फिर आपको यहाँ पे पोषण स्तर लिखना है, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 4 और पोषण स्तर 5, और उसमें उसका नाम भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक घटक को पहचानिए और उसका पोषण स्तर लिखिए। तो आपको घटक को पहचानना है और उसके बाद उसको पोषण स्तर का नाम देना है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तब आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। आकृति करनी है, आपको सिर्फ पोषण स्तर लिख के उसके नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में किस प्रकार के विद्युत निर्मित केंद्र को दर्शाया गया है, इसे पहचानो तथा इसको इस विद्युत निर्मित केंद्र की कार्यप्रणाली स्पष्ट करो। तो इसको पहले आकृति को पहचानना है। तो यहाँ पे ना ये जो आकृति है बच्चों, ये प्राकृतिक गैस की आकृति है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। तो ये देखिए पहला जो है ये यहाँ पे आपने पहचान लिया कि ये जो उपग्रह है, इसमें देखिए आकृति नामांकित भी करनी है। तो ये जो है ईंधन है, हवा है और कंप्रेशर है और फिर ज्वलन कक्ष है। तो यहाँ पे देखिए जब प्राकृतिक गैस से विद्युत निर्मित की जाती है तो ये 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं। एक कंप्रेशर, दूसरा जो होता है ज्वलन कक्ष, और तीसरा जो होता है उच्च हवा से आने वाली हवा, उच्च दाब से आने वाली हवा। अब होता है ज्वलन कक्ष में उच्च दाब से आने वाली जो हवा है, हवा और प्राकृतिक गैस यानी कि ईंधन, इसका ज्वलन होता है। इसका ज्वलन करने से क्या होता है कि ज्वलन पे जलन होने के बाद जो उच्च की जो तापमान की जो गैस है उसको गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमता है, टरबाइन के पाते घूमते हैं और टरबाइन के पत्ते में से जो है अभी जनित्र से जुड़ा होता है। टरबाइन घूमेगा तो जनित्र भी घूमेगा और जनित्र घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा की निर्मित होगी। तो आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बता सकते हैं। फ्लो चार्ट का भी है बच्चों, तो आपको ये फ्लो चार्ट भी ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक गैस की जो रासायनिक ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा से प्राकृतिक गैस की जो है ज्वलन हो जाता है और ज्वलन से गतिज ऊर्जा निर्मित होती है और गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमता है, यानी टरबाइन की गतिज ऊर्जा और टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण। इस तरीके को फ्लो चार्ट भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दी गई आकृति के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए ये जो आकृति दी है उस पर प्रश्न पूछे गए कि आकृति में दर्शाए गए यंत्र का नाम लिखिए और संक्षेप में इस यंत्र की कार्यप्रणाली लिखिए। अब ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये टरबाइन है बच्चों, ये जो आकृति है ये टरबाइन है, या भाप पे चलने वाला ये टरबाइन है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षेप में इस यंत्र की कार्यप्रणाली लिखो, तो आपको इसकी कार्यप्रणाली लिखनी है। तो आपने पहले पहचान लिया कि ये भाप पे चलने वाला टरबाइन है। फिर उसके बाद कार्यप्रणाली क्या होता है, इस टरबाइन को देखिए, टरबाइन को पाते हैं, ये पातों पर जब गैस प्रवाहित की जाती है या द्रव प्रवाहित किया जाता है तो इसके पाते घूमते हैं। अब ये टरबाइन किससे जुड़ा होता है, ये टरबाइन जो होता है वो जनित्र से जुड़ा होता है। तो टरबाइन के घूमने से जनित्र का चुंबक घूमने लगता है और चुंबक घूमने की वजह से टरबाइन का जब टरबाइन घूमेगा तो जनित्र घूमेगा, जनित्र घूमेगा अर्थात जनित्र का चुंबक घूमेगा, उसमें से
चुंबक घूमने की वजह से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत निर्मित की जाती है। आपको ये शब्द यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन की गतिज ऊर्जा से चुंबक घूमेगा और चुंबक घूमने की वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गए चित्र का निरीक्षण करो। आकृति 1 में किस पुष्पीय चक्र या मंडल को दर्शाया गया है? ये देखिए, ये जो एक आकृति है इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जो है ये पुष्प का अंडाशय है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि आकृति 1 में पुष्प का अंडाशय को दर्शाया गया है। पराग नलिका किसका वहन करती है? तो पराग नलिका जो आपको दिख रही है, पराग नलिका जो होती है वह पुयुग्मक का वहन करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर क, आकृति क्रमांक 3 और 4 में किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? तो आकृति 3 में देखिए अंडाशय है, अंडाशय में जो व्हाइट कलर का सफेद कलर का आपको दिख रहा है वो बीजांड है और उस बीजांड को 4 में झूम करके दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इस प्रक्रिया को स्पष्ट करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पराग नलिका से पुयुग्मक आता है तो पुयुग्मक का वहन करती है पराग नलिका। पुयुग्मक में 2 पुयुग्मक होते हैं, उसका वहन करती है। वो पुयुग्मक जाता है बीजांड के पास और बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचता है और भ्रूणकोश फट जाता है तो दोनों पुयुग्मकोश में छोड़े जाते हैं। तो पहला जो पुयुग्मक वह कोशिका के साथ फलन करता है और इससे एक युग्मनज बनता है। ठीक है, इससे सीड बनेगा, यानी क्या होगा, एक पुयुग्मक भ्रूणकोश के साथ फलन करेगा और एक युग्मनज बनाएगा और दूसरा जो पुयुग्मक होता है वो 2 ध्रुवीय केंद्रकों से सहयोग करता है और 2 केंद्रकों से सहयोग करके भ्रूणकोश बनाता है। इस प्रक्रिया में 2 पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विफलन कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है वैज्ञानिकरण के लिए भी, कभी कभी या प्रश्न उत्तर के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो या स्पष्ट कीजिए कि द्विफलन या द्विनिषेचन क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो पराग नलिका से जो पुयुग्मक आते हैं वहां पे 2 पुयुग्मक होते हैं। एक पुयुग्मक भ्रूणकोश से सहयोग करता है और दूसरा जो पुयुग्मक होता है जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ सहयोग करता है और यहाँ पे 2 पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विफलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संकेत ए तथा बी के कार्य स्पष्ट करो। ए में आप देखिए, ए में क्या दिख रहा है? एक लीफ है, वनस्पति का लीफ है, उसके अंदर सौर प्लेट है, उसके बाद पवन चक्की है यहाँ पे दर्शाया गया है और उसको एक प्लग भी लगाया गया है। तो ये क्या बताता है कि जो पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है यह नूतनीकरण क्षम ऊर्जा यानी कि हरित ऊर्जा है। तो यह संदेश हमें यह संदेश दे रहा है कि हरित ऊर्जा का उपयोग करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पानी का ड्रॉप है, तो पानी का ड्रॉप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात ये हमें संदेश दे रहा है कि पानी बचाओ। ये संदेश दे रहा है क्योंकि पानी जो है वो भूगर्भ में सीमित मात्रा में होता है, इसलिए उसका उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे 4 प्रश्न जो रहेंगे वो पर्यावरण से रहेंगे और 4 जो रहेंगे वो जीव विज्ञान से रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है कि एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि साइंस 2 जो होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने के लिए या पासिंग मार्क्स कवर कराने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए आपको इसको अटेम्प्ट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान के किन्हीं 3 अंगों के नाम लिखो, इन अंगों के कार्य भी लिखो। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान, क्वेश्चन जरा केयरफुली पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन पुरुष प्रजनन संस्थान बोला है तो आपको पुरुष प्रजनन संस्थान के अंगों के नाम लिखना है, स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थान बोला है तो स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थान के नाम लिखना है। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान के नाम वृषण, वृषण कोश और शुक्राशय। वृषण का कार्य क्या है? तो वीर्य तथा पुरुष संप्रेरक दैट इज टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन करना, ये उसका कार्य हो गया। फिर वृषण कोश का कार्य क्या है? तो वृषण की रक्षा करना और वृषण का तापमान नियंत्रित करना। फिर थर्ड वन शुक्राशय, तो शुक्राशय का कार्य क्या है? शुक्र का पोषण करना, वीर्य बनाने के लिए उपयुक्त द्रव का स्त्राव करना। पर्यावरण संवर्धन के लिए आपके द्वारा अपनाई गई
कोई भी 3 उपाय योजना अथवा उपाय लिखिए। आप कोई भी लिख सकते हैं बच्चों कि हमें, ये तो अभी एकदम आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर हम लिख सकते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए हमको क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। और पौधे लगाने कोई लगा के छोड़ना नहीं है, बल्कि उन पौधों की सुरक्षा भी करना है। ठीक है। फिर है ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना चाहिए। तो ठोस कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे, तो हम अपनी पाठशाला के आसपास में या घर के आसपास में भी कचरा फेंकना पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। फिर प्लास्टिक का उपयोग पर नियंत्रण करना है, यानी कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और लोगों को भी उसके बारे में जागरूक करना है। देन हमारे आजू बाजू में परिसर में जो पशु पक्षी है उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें भोजन और पानी देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल है, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। थोड़ी दूर के लिए चलना हो तो पैदल चलना चाहिए या साइकिल का उपयोग करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक वाहने जो है उनका उपयोग करना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी इसके बारे में जन जागृति फैलाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति का निरीक्षण करो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। इस अभिक्रिया का नाम लिखो। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यूरेनियम है और इसका बम्बार्डमेंट होके फिर आपको 3 न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, फिर उससे ऊर्जा बन रही है। तो ये जो आकृति है, ये आकृति परमाणु की केंद्रीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग अभी हमने जो देखा था परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित, तो इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में किया जाता है। इस अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो देखो अगर आप ज्यादा ये करेंगे तो आप याद करने की वगैरह कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आकृति में ही दिख जाता है कि यूरेनियम है। तो यहाँ पे उपयोग किसका कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जा रहा है। तो आपका प्रश्न हो गया कि ये कौन सी आकृति है, तो ये केंद्र के विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया है। कहाँ उपयोग करते हैं, तो परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में इसका उपयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। फिर इस अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। जितने अप्रोक्सीमेट जितने भी मुझे लगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। अगर आपको है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग।